हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम नीति। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी सब्जेक्ट की सीसीएस सीरीज यानी कंप्लीट चैप्टर सीरीज। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है जो 2026-27 वाले स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। इनके लिए पूरी सीरीज रहेगी क्योंकि सिलेबस हो चुका है चेंज, काफी सारी चीजें चेंज हो चुके हैं, इसलिए इस सीरीज को लगाया क्योंकि सीबीएसई का लेवल बहुत हाई था और बुक्स उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं बनाती थी, इसलिए इस चैप्टर को, इस जो सारा कंसेप्ट है वो सब कुछ चेंज अब करा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो पूरा प्लान रहेगा आप लोगों के लिए, हालांकि पूरे प्लान की वीडियो मैंने अपलोड की है, आप चैनल पे देख सकते हैं। हमारा प्लान रहेगा सीसीएस यानी कंप्लीट चैप्टर सीरीज, उसके बाद एफआरएस यानी फास्ट रिवीजन सीरीज, और फिर पीवाईक्यू सीरीज और माइंड मैप सीरीज। ये 4 सीरीज आप लोगों के लिए चलेंगी। इसमें हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एफआरएस में हम जो पूरा चैप्टर है उसकी इंट्रो थोड़ा सी समरी करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे, और जो पीवाईक्यू सीरीज रहेगी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, और माइंड मैप जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट में सिर्फ 15 से 20 मिनट में उसको पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी सीरीज रहने वाली है, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। इसलिए देखो, पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, तो अब आपको चीजें नई तरीके से ही सीखनी है। ठीक है, और उसी हिसाब से चीजों को कैरी करना है। ये आपकी हिंदी की बुक है, अपडेटेड बुक्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, साथ ही नोट्स के पीडीएफ हो गए, सपोर्ट मटेरियल्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आपके आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है, जो हमारी हिंदी की नई बुक है गंगा, उसका पहला चैप्टर है प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा। ठीक है, उसको हम करने वाले हैं। प्रेमचंद जी कौन थे? देखिए, बहुत बड़े साहित्यकार रह चुके हैं। इनके जो पत्रिकाएं हैं, इनकी जो योगदान है वो आज भी हम देख रहे हैं और आगे भी हमें देखने को जरूर मिलेगी। आज भी इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। तो हम शुरुआत, जब भी आपके में जैसे पेपर है उसमें परिचय लिखने को आ जाता है कई कई बार, तो आप क्या करेंगे, इसमें उनका नाम लिखेंगे, मूल नाम लिखेंगे, उनका जन्म स्थान और जन्म कब हुआ ये लिखेंगे, फिर उनका योगदान यानी उनका जो साहित्य है उसके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद उनका निधन कब हुआ ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि वो किस भाषा में लिखा करते थे, यानी उसकी उनकी जो भाषा शैली थी वो क्या थी। ठीक है, तो ये कुछ आपका परिचय रहेगा। चलो परिचय रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लामही यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अपनी सरकारी जो नौकरी थी उससे त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति उन पूरी तरह समर्पित हो गए। यानी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 1880 में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और उनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के चलते उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया और पूरा जीवन जो है साहित्य को समर्पित कर दिया। प्रेमचंद जी की कहानियां जैसे मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई है। सेवा सदन, प्रेम श्रम, रंगभूमि, कायाकलाप, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और इनके प्रमुख उपन्यास ये रह चुके हैं। देखिए, इनकी कविता, कहानी सब कुछ पॉपुलर रही थी। तो उनमें से जो ये प्रमुख उपन्यास है, कहानी, ठीक है, उनके जो प्रमुख उपन्यास है वो ये है, और उनकी जो पत्रिकाएं है वो थी हंस, जागरण और माधुरी में भी इनके संपादन आते थे। इन्होंने जिस गांव और शहर में परिवेश किया, यानी जहां वो रहे वहां उस जगह को देखा और जिया, और अपने जो अभिव्यक्ति थी उसके माध्यम से साहित्य लिखे। यानी जहां वो रहा करते थे, जहां वो रहते थे, वहां के लोगों के बारे में उन्होंने जाना, समझा और फिर उन्होंने लिखा। उन्होंने किसान, मजदूरों, दलित, स्त्री और जो स्वाधीनता के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे उन लोगों के बारे में लिखा। अपनी रचनाओं का मुख्य उन्होंने विषय उन्हें बनाया था। प्रेमचंद जी की कथा साहित्य में मनुष्य की नहीं थी, बल्कि सिर्फ मनुष्य को नहीं बल्कि पशु पक्षियों के बारे में भी लिखते थे। उनकी जो भाषा थी वो सरल, जीवंत और मुहावरेदार हुआ करती थी। लोक प्रचलित शब्दों का भी वो प्रयोग करते, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं उनको। ठीक है, और सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो जाता है। तो 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 में उनका निधन हो गया। ये पूरा जीवन उन्होंने जो है साहित्य को दिया, और जो उनका साहित्य के विषय क्या हुआ करते थे, जैसे दलित हो गए,
ठीक है, समाज समाज की बातें जो उनके आस-पास वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो ये पूरी उनका परिचय था। अब हम 2 बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनकी जो कहानी है उसके बारे में समझेंगे कि 2 बैलों की कथा के माध्यम से बताना क्या चाहते हैं। देखिए, 2 बैलों की कथा 2 बैलों की कहानी ही नहीं है बस, इसमें 2 बैलों की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये 2 बैलों के संघर्ष के बारे में बताया कि इसके माध्यम से वो उन लोगों के जो स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है, यानी इतने बुद्धिमान सा होने के बाद भी उसे आदमी जब परेले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहता है तो गधा कह देते हैं। जैसे भी जब हमें किसी आदमी को पागल या बेवकूफ कहना होता है तो हम उसको गधा कह देते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सही विष्णुता से उसे पदवी दे दी गई है, यानी क्या सच में ये बेवकूफ है या फिर सिर्फ वो जो सीधापन है उसका उसकी वजह से उसे ये पदवी दी गई है। इसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता, यानी इसे निश्चित नहीं कहा जा सकता। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय होती है वो अनायास में ही सींग के रूप में धारण कर लेती है। लेकिन कुत्ता भी कभी जो बहुत गरीब जानवर है, कभी-कभी वो भी क्रोध आ जाता है तो क्रोध में कुछ भी कर देता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना है। कभी सुना है कि गधा जो है गुस्सा कर रहा है? उसका जो स्वभाव है वो एकदम स्टेबल है, ना वो गुस्सा करता है, ना वो खुश होता है। नहीं सुना है, ना उसे देखा है कभी भी गुस्सा करते हुए, चाहे गरीब को मारे, चाहे जैसा चाहे सड़ा गला, चाहे जैसा भी उसको खाना डाल दो चुपचाप वो खा लेता है। उसके चेहरे पे कभी भी असंतोष की छवि हमें देखने को नहीं मिलती है। वैशाख में चाहे एकाध बार उसने कुल्हे कर लिया लेता हो, यानी कभी-कभी वो एकाध बार आलस्य कर लेता हो, लेकिन हमने कभी भी उसे गुस्से में, यानी कभी गधा लात मारता है ना? कभी-कभी उसने बैसाख के समय पे ऐसा व्यवहार कर दिया हो, लेकिन कभी भी उसे खुश होते नहीं देखा है, यानी कुल्हा मतलब उल्लास में नहीं देखा है, उल्लास, उत्साह। ठीक है, पर उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पे स्थायी विषाद स्थायी रूप से रहता है, यानी उसका जो एक्सप्रेशन है वो स्टेबल रहता है, उसका जो उसके फेस पे जो उसका भाव है वो एकदम स्टेबल रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हमने नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसमें देखने को मिलते हैं, फिर भी आदमी बेवकूफ कहता है, यानी उसमें ऋषि मुनि के गुण है, फिर भी जो व्यक्ति है जब उस बेवकूफ कहना होता है तो हम क्या बोल देते हैं कि गधा है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी क्योंकि हम ऋषि मुनियों को जितना आदर देते हैं उतना गधे को तो नहीं देते, लेकिन गधे में जो गुण मिलते हैं वो कहीं कहीं ऋषि मुनियों के अंदर जो शांति समन्वय होता है वो देखने को मिलता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, शायद उसे इसलिए इतना अपमान किया जाता है क्योंकि जो सीधापन है वो संसार के लिए इतना अच्छा नहीं है, इतना सीधा होना भी आज के टाइम पे सही नहीं है। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता है, यानी जो भारतीयों की दिशा जो उनकी दशा है, ये उस समय की बात है जब अफ्रीका में भारतीयों की दशा खराब थी। उन्होंने घुसे ही नहीं दिया जाता था, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, कोई जी तोड़ कर बिल्कुल मेहनत से कार्य करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, फिर भी 4 बात सुननी पड़ती है, फिर भी बदनाम रहते हैं। कहा जाता है कि वे अपने जीवन के आदर्श से नीचा करते हैं, यानी जो उनका आदर्श है, जो उनका जीवन है, उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न वो करते हैं अफ्रीकी लोग भारतीयों के साथ। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लें, यानी वो भी अपना जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे दें, तो शायद सभ्य कहलाने लगेंगे, यानी अगर वो भी कट्टरता को अपना लें, जैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा है वैसा ही व्यवहार वो सामने वाले के साथ करें, तो शायद वो सभ्य कहलाने लगेंगे। जापान की मिसाल सामने है, जैसे हमने जापान की मिसाल में देखा है, एक ही विजय ने उसे संसार में सभ्य जातियों के गण्य में बना दिया, यानी उस एरिया में, उस क्षेत्र में ले आए जहाँ सभ्य लोग रहते हैं, एक ही विजय ने, एक ही जीत ने। लेकिन गधे एक छोटा सा भाई और भी है, उसे हम कम गधा यानी बैल कहते हैं। देखिए कहानी का मूल रूप यहाँ शुरू होता है बैल, यानी गधे का एक छोटा भाई जिसे हम बैल कहते हैं। कई बार हम किसी को हमें बुरा भला कहता हो तो कहीं तक हम गधा कह देते हैं, तो कई बार उसे बैल कहते हैं, अरे ये तो बैल है, इसको मंद बुद्धि है, ठीक है। अर्थ हम एक गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ है बिछैया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, यानी बैलों को जो है बेवकूफ में सबसे ज्यादा बेवकूफ कहा जाए, पर
हमारा विचार इससे कुछ अलग है। बैल कभी-कभी मारते भी हैं, कभी-कभी अड़ियल बैल भी हो देखने को मिलते हैं, यानी कभी-कभी हठी हो जाते हैं, कभी भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतः वे उनका स्थान गधे से नीचे है, लेकिन फिर भी उनका स्थान जो है गधे से भी नीचे देखने को मिलता है। झूरी के 2 बैलों के नाम जो है हीरा और मोती, यानी यहाँ से कहानी का आरंभ आप देखते हैं। ये अभी तक थे विचार जो बैल और गधे के बारे में थे। अब हम झूरी की कहानी को देखेंगे, कैसे उन 2 बैलों के बारे में बताया गया है। झूरी के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे, यानी ऊंचे, लंबे, सुंदर और चौकस, जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वैसे दोनों बैल थे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों भाइयों भाईचारा हो गया था, यानी दोनों बैल इतने समय से साथ थे कि दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे की मुख भाषा का विचार, यानी एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत क्या करते थे, अपनी अपनी भाषा में, ऐसा कहा कहना चाहते हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, आगे है, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जा सकता है। हम नहीं कह सकते कि अवश्य ही ये उनकी कोई ऐसी गुप्त शक्ति है, यानी एक दूसरे की भाषा वो कैसे समझते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन शायद वो एक दूसरे को समझ लेते हैं। ये उनकी अपनी खुद की शक्ति है। ठीक है, गुप्त शक्ति है जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, यानी जो जिसे जीवों में सबसे बड़ा, जैसे सबसे ज्यादा प्रभावी जीव माना जाता है मनुष्य को, लेकिन वो भी नहीं जानता कि अपनी मुख भाषा में क्या बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर या घूर कर, यानी प्रेम प्रकट करते हैं, यानी किस तरीके से, जैसे सूख कर, सूंघ कर, या फिर चाट कर, या फिर देख कर, किस तरीके से वो अपना जो है प्रेम प्रकट करते हैं। कभी-कभी दोनों सींग भी मारते हैं, इससे क्या होता है, सींग भी लाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं। विरह के नाते से ही नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, वैसे देखने को मिलता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी और कुछ हल्की सी रहती है, यानी जहाँ दोस्तों के बीच घनिष्ठता नहीं होती, वहाँ हल्की दोस्ती मानी जाती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक़्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते गए, यानी हल चलाते थे, गाड़ी में इन्हें लगाया जाता था जोतने के लिए, वो अपना जो उनकी गर्दन है वो हिला-हिला कर चलते थे। इससे व्यक्त है कि वो यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे, यानी वो एक-दूसरे से ये चेष्टा करते हैं कि दोनों की ही जो गर्दन है उस पे ज़्यादा भार है, वो ऐसा कहना चाहते हैं। भर वह दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खेलते-कूदते एक-दूसरे से चाट-चाट कर बातें करते, थकान मिटा लेते थे। ठीक है? बातें करते थे। ये 2 बैलों की कहानी है। इनके माध्यम से वो बता रहे हैं कि कैसे आस-पास रहकर उनके अंदर जो है घनिष्ठ बात करने का, संवाद करने का जो है प्रेम बढ़ता है। ठीक है? आगे है, खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नान में मुँह डालते और साथ ही बैठते, यानी साथ ही खाना खाते, साथ ही वो उठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी दोनों के बीच इतना घनिष्ठ रिश्ता हो गया था कि एक मुँह हटा लेता था खाने खाने के, दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात ये है कि झूरी ने एक बार खोई में ससुराल भेज दिया गया, यानी संयोग से ऐसे झूरी ने कई बार क्या किया कि अपनी जो बैल है उन्हें कहाँ भेज दिया, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, उन्हें लगा कि शायद मालिक को हम पसंद नहीं आए, हमें भेज दिया है उसने। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, यानी उन्हें अपमान वाली फीलिंग आई कि भाई ये मेरा अपमान हो रहा है। ठीक है, या बुरा कौन जाने उन्हें अच्छा लगा या बुरा, ये कौन जाने। पर झूरी इनके जो साला था झूरी का, गाय को घर की खोई में ले जाता है, दांतों पीसने आ जा गया और पीछे से हंसते दोनों बाएं-दाएं, यानी पीछे-पीछे चलने लगते हैं। जो उसका साला था झूरी का, वो उसको दे देता है, और जो बैल है उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें बेच दिया है। पकड़कर आगे खींचता है, दांत पीसता है, इस तरीके से व्यवहार करता है। दोनों पीछे की ओर जोड़ देते हैं, यानी जो दोनों बैल है वो पीछे की तरफ जोड़ देते हैं और वो आगे की तरफ उन्हें खींचना चाहता है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके घुराने लगते हैं, यानी ऐसे जैसे जैसे उन्हें जबरदस्ती करते हैं। तब अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, यानी अगर वो बोल सकते तो वो झूरी जो उनका मालिक है उनसे कहते कि तुम हमें बेच क्यों रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर काम उनका किया। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो काम और ले लेते, यानी और ज्यादा काम करवा लेते, हमें तो तुम्हारी चक्री में
मर जाना कबूल था, यानी तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारा संसार है, उसी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि हमें कम खाना मिला है या ज़्यादा खाना मिला है। तुमने जो खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें ज़ालिम हाथों में क्यों दे दिया, यानी ऐसे हाथों में क्यों बेच दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँच गए, यानी जब वो बेच दिए गए, वो उनके साले के घर दोनों जने चले गए। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो मुँह नहीं डाला। क्यों? पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, और जब उनको नांद मतलब जिसमें वो खाना खाते हैं, ठीक है? दिल भारी हो रहा था, मतलब वो उदास थे, जिन्हें उन्हें अपना घर समझ रखा था, आज वो छूट गए। यानी जहाँ वो रहते थे, देखिए कहीं हम रहने लगते हैं तो वहाँ हमारा लगाव बढ़ ही जाता है, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, ठीक है? नया गाँव, नए आदमी, सब लोग उसके लिए, उनके दोनों के लिए नए थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनोखिया से देखा और लेट गए, यानी दोनों ने मासूमियत से एक दूसरे को देखा और वो लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सब सो गए, तो दोनों जोर मारकर जो है पगले तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। यानी इस उन्होंने क्या किया, जब सब सो गए तो वो अपने घर की तरफ चले गए, यानी जो खूंटा था उसको तोड़ा और चले गए, जिन पे उसे बांधा गया था। पगले बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उसे तोड़ सकता था। इन दोनों ने इस समय अ, दुगनी शक्ति लगा दी थी, एक-एक झटके में रस्सी टूट गई। यानी उन्होंने अपनी इतनी शक्ति से उसे जोर लगाया कि वो एक झटके में टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा, जब वो सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी उसके घर के आगे खड़े हैं, दोनों गर्दनों से आधा-आधा गरवा लेट रहे हैं, यानी उसके सामने आके खड़े हो गए, किसके? जूरी के, उसके मालिक के। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे, दोनों की आंखें विनम्रता स्नेह से झलक रही थी, दोनों की आंखों में आंसू और प्रेम देखने को मिल रहा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह और से गदगद हो गया, यानी बहुत खुश हो गया, उन्हें गले से लगा लिया और प्रेम नहीं गया, यानी चुम्बन देने लगा। इस दृश्य को मनोहर कर दिया, यानी उसने उन्हें मतलब अपने गले से लगा लिया, ठीक है? घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा-बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गाँव के इतिहास में यह घटना बहुत ही अद्भुत, यानी ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ था कि किसी जानवर को दे दिया गया हो और वो वापस आ गया हो। क्योंकि बैलों को तो लगा था कि उन्हें बेच दिया गया है ना? बाल सभा में निश्चय किया, पशु वीरों ने अभिनंदन पत्र देना चाहिए कि इस जो दोनों बैल हैं उनको पशु वीर का अभिनंदन पत्र हम देना चाहिए। कोई अपने घर की रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसा, यानी कुछ ना कुछ खाने को बैलों को दिया गया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चलकर आ गए। तीसरे ने बोला, बैल नहीं, ये तो जन्म के आदमी है, यानी ये बैल नहीं, ये तो आदमी है। यानी अलग-अलग लोग अलग-अलग इस पे विचार दे रहे थे। इसका प्रतिपादन करने का किसी का साहस नहीं हुआ, यानी कोई उन्हें समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कैसे आगे, उन्हें वीरता का पुरस्कार देने लगे। आगे बढ़ते हैं। जूरी की स्त्री, जो जूरी की पत्नी थी, जूरी की जो वाइफ थी, उसने बैलों द्वार पर आकर जल उठी, यानी वो गुस्से में लाल हो गई। बोली, जैसे नमक हराम बैल है, कैसे ये बिल्कुल नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। यानी जूरी की जो पत्नी थी उसने कहा कि कैसे बेकार बैल है कि एक दिन भी काम नहीं किया और भागकर वापस आ गए। जूरी अपने बैलों पर यह जो उसपे जो आक्षेप लगाया, जो झूठा आरोप लगाया, वो नहीं सुन सका। तो उसने नमक हराम क्यों, चारा दाना कुछ नहीं दिया होगा तो क्या करते? अगर उन्होंने कहा कि नमक हरामार क्यों, इसे क्यों नमक हराम बोल रहे हो, ये चारा दाना नहीं दिया होगा इसलिए वापस आ गए हैं। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम्हारी तो बैलों को खिलाना जाते हो, तुम सभी पानी पिलाकर खा रखते हैं। तुम बोल रहे कि बात बस तुम ही खिलाना जानते हो खाना, बाकी सब तो सिर्फ पानी से ही जिवाते हैं ना अपने जो पशु हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? यानी अगर उन्हें सही खाने को मिलता तो वो वहां से क्यों आते? तो स्त्री कहती है, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे मंद बुद्धि लोग हैं, उनकी तरह बैलों की सेवा नहीं करते, यानी सहराते नहीं है, खिलाते नहीं है, रगड़ कर जोतते हैं, यानी अच्छे से काम लेते हैं। दोनों ठहर कर कमजोर और भाग निकले। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है, यानी कहाँ से अब उसको खाने को मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। तो वो कहती है, अब देखती हूँ कैसे खाने को मिलेगा, सिर्फ सूखा भूसा दूंगी, चाहे वो खाए चाहे मर जाए। वही हुआ।
मजदूर को बड़ी ताकीद कर गई, बैलों के खाली भूसा-भूसा ही देने लगे। बैलों की नान मुँह जो उनकी नान थी वो उसमें मुँह भी नहीं डालते थे, फीका-फीका लगता था और ना ही चिकनाहट, ना ही रस, कोई उसे कैसे खाए, ठीक है? इस तरीके से। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर तकने लगते, यानी बहुत आशा भरी आँखों से वो उसे देखने लगते। जूरे ने मज़दूर से कहा, "थोड़ी-सी खाली क्यों नहीं डाल देते? यानी थोड़ा-सा इसमें जो और है बाँट वग़ैरह वो क्यों नहीं डाल देते? मालिक मुझे मार ही डालेगी अगर मैंने कहा तो। चुरा कर डाल दो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सलाह करोगे, यानी उन्हीं की तरह कहने लगोगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसका हम पार्ट 2 कल करेंगे, यहाँ पे खत्म होता है। इसका यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपकी कहानी का स्टॉप करते हैं, ठीक है? आगे के पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।